ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी पत्नी को मरे हुए पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल बाद अचानक उसकी पत्नी का उसे कॉल आता है और यहाँ से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फोन। इस कहानी की शुरुआत में एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि आज सुबह 8:50 में एक सोलर फ्लेयर होगा जिसकी वजह से जो भी चीजें सैटेलाइट के थ्रू चलती हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन और भी कम्युनिकेशन की जो भी चीजें, उन सब में डिस्टरबेंस आ सकती है और ये सब कुछ कल तक चलेगा। अब इसी शहर में एक घर को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी बैठा है जिसका नाम जॉन है। दरअसल जॉन के घर में घुसकर किसी ने उसकी पत्नी स्टेला का मर्डर कर दिया। जॉन पेशे से एक वकील है और उसकी पत्नी एक डॉक्टर थी। जॉन इस सदमे से बहुत परेशान होता है और तभी उसे कल की बात याद आती है जब उसे किसी ने एक थ्रेट भरा लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन जॉन उस लेटर पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो उसे फेंक देता है। जॉन की पत्नी पूछती क्या तुम फिर से उन लोगों के लिए काम कर रहे हो? जॉन कहता है मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता और इनके बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक होना शुरू हो जाती है और तभी वहां पर उसकी बेटी आकर उनका फोटो खींच लेती है। जॉन अब अपने काम पर जा रहा होता और जाने से पहले उसकी पत्नी स्टेला कहती कि शाम को मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, तुम मेरा कॉल रिसीव कर लेना। और जॉन वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर बाद जॉन को उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुमने घर की चाबियां कहाँ रखी? जॉन कहता है कि वहीं आसपास कहीं होंगी, मुझे नहीं पता। और इसके बाद वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जॉन आज एक केस जीता होता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को मैसेज करता है कि मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तुम अकेले ही घर चली जाना। उसकी पत्नी उसे कॉल भी करती है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। दरअसल जॉन की कोई मीटिंग नहीं होती बल्कि वो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। जॉन को स्टेला का कॉल एक बार फिर से आता है लेकिन वो देखकर भी उसका फोन रिसीव नहीं करता। स्टेला अकेली ही घर चली जाती है। जॉन जब अपने दोस्तों से फ्री हो जाता है तो टैक्सी में बैठने के बाद वो अपनी पत्नी को कॉल करता है लेकिन सोलर फ्लेयर होने की वजह से उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। और जब जॉन अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी का किसी ने मर्डर कर दिया है और इस वक्त बजे होते हैं 3:30। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर जॉन एक डिटेक्टिव के सामने बैठा हुआ है और डिटेक्टिव उसे वो लेटर दिखाता है जिसमें जॉन को धमकी मिली होती है। लेकिन जॉन एक लॉयर है, उसके लिए ऐसी धमकी बहुत नॉर्मल है। जॉन को नहीं पता कि किसने उसे किस वजह से धमकी भेजी है। इसके बाद डिटेक्टिव उसे एक वीडियो फुटेज दिखाता है जो उसके घर के पास एक सीसीटीवी कैमरे से ली गई है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि उसके घर के बाहर उसकी गाड़ी के आगे एक काली गाड़ी आकर रुकती है। लेकिन जॉन इस गाड़ी को नहीं जानता। इस वीडियो फुटेज में ना तो वो हत्यारा दिखता है और ना ही उसकी गाड़ी का नंबर दिखता है। जॉन कहता है कि मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में एक कैमरा है, वहां पर जरूर उसका नंबर आया होगा। डिटेक्टिव उसे बताता है कि तुम्हारी गाड़ी का कैमरा किसी ने चोरी कर लिया था। दरअसल जिसने कत्ल किया उसे सारे कैमरों की जानकारी होती है, इसीलिए ना तो उसकी नंबर प्लेट किसी कैमरे में आती है ना ही वो खुद दिखता है। यहाँ पर अब जॉन की बेटी भी आ जाती है। दरअसल जॉन की बेटी का कंपटीशन था, वो कंपटीशन के लिए गई हुई थी, इसीलिए वो उस वक्त घर पर नहीं थी जब जॉन की पत्नी स्टेला का कत्ल हुआ। जॉन अपनी पत्नी के कत्ल से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को एक डायरी में लिख लेता है कि कब क्या कैसे हुआ होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज पूरा 1 साल हो चुका है लेकिन आज तक जॉन की पत्नी स्टेला का जो मर्डरर है उसका कुछ पता नहीं चला। उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। दरअसल पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा है जिसके पास वैसी कार होती है जैसी कार जॉन के घर के बाहर 1 साल पहले आई थी जिसमें वो कातिल आया था, लेकिन ये वो आदमी नहीं होता। जॉन पूरी तरह से परेशान होता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी पत्नी के साथ 14 साल बिताए थे और उसे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उस रात उसकी पत्नी उसे लेने के लिए आना चाहती थी लेकिन उसने अपनी पत्नी को झूठ कहा था कि उसकी एक मीटिंग है और उसकी पत्नी को अकेले ही घर जाना पड़ा। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज उसकी पत्नी जिंदा होती। यहाँ शहर में इलेक्शन भी होने वाले हैं। जॉन के पास कुछ लोग आते हैं और वो उसे एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर पार्क को वोट देना। जॉन पिछले 1 साल से अपने काम पर नहीं गया होता और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने काम पर दोबारा जाना शुरू करेगा। अगले दिन वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और स्कूल छोड़ने के बाद जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है उसे कॉल आता है और जब वो अपने फोन के डिस्प्ले पर नाम देखता है तो इनाम उसकी पत्नी का होता है। वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो फोन कॉल रिसीव करता है
और दूसरी तरफ से उसकी पत्नी की आवाज आती है। वो कहती है कि तुमने चाबियां कहाँ रख दी, तुम हमेशा चीजों को इधर उधर रख देते हो। जॉन कहता है कौन बोल रहा है। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि आज फिर से तुम वही टाई पहनकर चले गए, हर रोज तुम एक ही टाई पहनकर चले जाते हो, लोग तुम्हें नहीं मुझे बोलेंगे। जॉन अब अपने चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे वहां पर एक लेडी दिखाई देती है जो फोन पर बात कर रही होती है और जॉन को लगता है कि यही लेडी उसके साथ मजाक कर रही है। वो उस लेडी के पास जाता है लेकिन ये लेडी किसी और से बात कर रही होती है। जॉन को फोन पर दूसरी तरफ से अपनी बेटी की भी आवाज सुनाई देती है जिसे उसने अभी अभी यहीं पर ड्रॉप किया है। और तभी जॉन अपने चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसकी बेटी यहीं पर होती है, वो अपनी दोस्तों के साथ है। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल ये सारी बातें वो बातें होती हैं जो 1 साल पहले जॉन की पत्नी ने उसे कही थी। जो सारी बातें अब फोन पर एक बार फिर से रिपीट हो रही हैं। जॉन यहाँ से ऑफिस चला जाता है और न्यूज में दिखाया जाता है कि आज सुबह 8:50 पर एक बार फिर से सोलर फ्लेयर आया, जैसे कि ठीक 1 साल पहले आया था। सोलर फ्लेयर एक तरह से सूरज के आसपास पैदा हुए रेडिएशन को कहा जाता है जो एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट पर बहुत गहरा असर पड़ता है और धरती पर जो भी चीजें सैटेलाइट से चलती है वो सब की सब डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि कुछ घड़ियां। यहाँ पर एक घड़ी को भी दिखाया जाता है जिसका टाइम वापस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। जॉन ऑफिस जाता है और उसको एक बार फिर से कॉल आता है और ये कॉल उसकी पत्नी के नंबर से ही होता है। जॉन पूछता है कि तुम कौन हो, ऐसा मजाक क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं वो हूँ जिससे तुमने 14 साल पहले शादी की थी। जॉन पूछता है कि आज दिन कौन सा है। वो आवाज कहती है कि 16 मई सन 2014। और ये बात सुनकर जॉन पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि आज 16 मई सन 2015 होता है और जॉन समझ जाता है कि सन 2014 से उसकी पत्नी का कॉल उसे सन 2015 में आया है। यहाँ पर कुछ न कुछ कनेक्शन हो गया है। 2014 में ये वो वक्त होता है जब उसकी पत्नी जिंदा होती है और आज ही के दिन उसकी पत्नी की हत्या होनी है। जॉन अपनी पत्नी से कहता है कि शाम को घर मत जाना, एक कार तुम्हारी कार पर टक्कर मारेगी। दरअसल आज ही के दिन उसकी पत्नी का खून होने से पहले एक गाड़ी ने उसकी गाड़ी पर टक्कर मारी थी। लेकिन इससे पहले कि जॉन की पत्नी जॉन की पूरी बातें सुनती, वहां पर एक दूसरी नर्स आ जाती है और वो स्टेला को कहती है कुछ इमरजेंसी है और स्टेला जॉन की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। जॉन पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो स्टेला को दोबारा से कॉल करने के लिए नंबर डायल करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि नंबर मौजूद नहीं है। यानी कि सन 2014 से स्टेला तो जॉन को कॉल कर सकती है लेकिन 2015 से जॉन स्टेला को कॉल नहीं कर सकता। स्टेला अब घर के लिए अपनी गाड़ी से निकल जाती है। रास्ते में उसकी गाड़ी की एक गाड़ी से टक्कर होने वाली होती है कि वो ब्रेक मार देती है, लेकिन जैसी वो वहां से निकलती है तो उसकी गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टक्कर लग जाती है। और दरअसल पिछली बार जब उसका खून हुआ था तो उसकी गाड़ी आगे से टकराई थी, यानी कि उसकी गाड़ी पर जो डेंट था वो आगे था, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी पीछे से टकराई है, इसीलिए उसकी गाड़ी के पीछे डेंट पड़ता है। और यहाँ 2015 में दिखाया जाता है कि जब जॉन बाहर निकलता है तो वो अपनी गाड़ी पर देखता है कि वहां पर पीछे डेंट होता है और ये वही गाड़ी है जो अभी अभी सन 2014 में उसकी पत्नी गाड़ी चला रही है और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई है। जॉन अपने साथ के एक आदमी को बोलता है तुमने देखा, कल ये डेंट आगे था और आज ये पीछे आ गया है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि सन 2014 में जो भी चीजें बदलेंगी ठीक वैसे ही सन 2015 में भी बदल जाएंगी, क्योंकि जो निशान आज से एक दिन पहले आगे थे अब वो पीछे आ गए। और जॉन को पूरी कहानी समझ में आ जाती है और वो सीधा यहाँ से घर जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला भी घर पहुंच जाती है और वो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले बाहर जो बॉक्स होता है वहां से कुछ एनवेलप्स निकालती है और अंदर रख देती है। अब स्टेला भी घर पर है और जॉन भी घर पर है, लेकिन ये दोनों 1 साल के अंतराल में है, यानी कि ये दोनों एक ही घर में है, लेकिन स्टेला पास्ट में सन 2014 में है और जॉन सन 2015 में। और ठीक 6:30 बजे स्टेला का कॉल दोबारा से जॉन को आता है और जॉन उसे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर से बाहर निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर एक रॉबर घर पर आएगा और वो तुम्हें मार देगा। स्टेलो को ये मजाक लगता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि मैं सन 2015 से बोल रहा हूँ और आज ही के दिन 6:40 से 7 बजे के बीच में तुम्हें किसी ने मार दिया था और पिछले 1 साल से जो डेंट मेरी गाड़ी के आगे था आज वो अपने आप ही पीछे हो गया, यानी कि वहां पर जो कुछ बदलेगा वो यहाँ पर भी बदलेगा। तुम्हें घर से निकलना होगा और अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगी। और तभी जहाँ पर स्टेला होती है वहां पर डोरबेल बजती है
और जॉन भी इस आवाज को सुन लेता है। वो कहता है कि दरवाजा मत खोलना। स्टेला जब कैमरे की स्क्रीन पर देखती है तो वो देखती है कि वहां पर एक आदमी होता है। दरअसल ये एक डिलीवरी बॉय है जो कोई पार्सल देने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन जॉन उसे बाहर जाने से मना करता है, दरवाजा खोलने से मना करता है। स्टेला वापस कमरे की ओर बढ़ती है और तभी एक बार फिर से डोरबेल बजती है और जब स्टेला स्क्रीन पर देखती है तो बाहर एक नकाबपोश होता है और वो समझ जाती है कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ चोरी करने के लिए आया है और जो भी जॉन कह रहा है वो सब कुछ सच है। स्टेला बाहर देखती है लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता और तभी घर की लाइट चली जाती है। स्टेला इस बात से डर जाती है और जॉन दूसरी तरफ से बोलता है कि जल्दी से किचन का दरवाजा बंद करो, क्योंकि उसे याद होता है कि किचन के दरवाजे से उस आदमी ने उसे आकर मारा था। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है वहां पर वो कातिल आ जाता है लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता। अब स्टेला किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो इस घर से बाहर निकलती वो कातिल घर के अंदर आता है, लेकिन किसी तरह से स्टेला बाहर निकल जाती है और बाहर वो आदमी होता है जो इस आदमी यानी कि कातिल से पहले यहाँ पर किसी पार्सल की डिलीवरी करने के लिए आया था। स्टेला उससे मदद मांगती है, वो कातिल की तरफ भागता है, वो कातिल को पकड़ लेता है और स्टेला यहाँ से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और वो ने बताती है कि मेरे घर के अंदर कोई घुसा है जो मुझे मारना चाहता है। वहीं 2015 में ये दिखाया जाता है कि वहां से जॉन भी सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वो वहां पर बताता है कि 1 साल पहले मेरी पत्नी का कत्ल हुआ था। लेकिन पुलिस वाला उसकी बात सुनकर हैरान होता है क्योंकि 1 साल पहले ऐसा कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी भी स्टेला 2014 में जिंदा है, क्योंकि स्टेला का जो खून हुआ था वो 7 बजे से पहले हुआ था और अब 7 से ज्यादा बज चुके हैं। जॉन अपनी जेब से वो डायरी निकालता है जिसमें उसने स्टेला के कत्ल का सारा ब्यौरा लिखा था और वो देखता है कि वो डायरी पूरी तरह से खाली है। वहीं 2014 में स्टेला पुलिस को अपने घर पर लेकर जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। पुलिस स्टेला को बोलती है कि अगर आपके घर से कुछ भी चीज मिसिंग हो तो आप हमें कॉल करना और पुलिस वहां से चली जाती है। स्टेला इसके बाद जॉन को कॉल करती है। जॉन स्टेला को बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी के आगे जो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के कैमरे में उस गाड़ी का नंबर देखो। स्टेला ऐसे ही करती है और वो नंबर जॉन को बताती है। जॉन यहाँ पुलिस स्टेशन में इस नंबर को बताना चाहता है लेकिन उसकी पत्नी का कत्ल हुआ ही नहीं, इसीलिए पुलिस उसकी इस बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती। वहीं 2014 में स्टेला जब गाड़ी में होती है तो उसकी गाड़ी की विंडो को कोई नॉक करता है। ये एक पुलिस वाला होता है, वो उसे अपना आई कार्ड दिखाता है। वो कहता है कि अभी अभी आपने रिपोर्ट लिखवाई थी कि कोई आपके घर में घुसकर आपको मारना चाहता है। स्टेला कहती है कि हाँ, और ये दोनों अंदर जाते हैं। इस डिटेक्टिव का नाम शॉन होता है। वहीं 2015 में ये दिखाया जाता है कि जॉन के पास अब उस गाड़ी का नंबर है जिस गाड़ी के ओनर ने उसकी पत्नी को मारा था और वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसे गाड़ी का नंबर बताकर वो उसके ओनर का नाम और एड्रेस पूछता है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम कब इन सब चीजों से बाहर निकलोगे। जॉन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती तुम्हारी पत्नी को मरे हुए 1 साल हो चुका है, अब तुम्हें इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। जॉन कहता है तुम्हें क्या कह रही हो, अभी अभी मेरी अपनी पत्नी से बात हुई है। और इसके बाद वो अपनी उस डायरी को निकालता है जिसमें उसने अपनी पत्नी की मौत की पूरी डिटेल्स लिखी थी जो अभी कुछ देर पहले पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी और अब एक बार फिर से उसमें लिखना शुरू हो जाता है। और उसमें लिखा हुआ होता है कि उसकी पत्नी का कत्ल सुबह 7 बजे के करीब हुआ था, जबकि पिछली बार उसकी पत्नी का कत्ल रात को हुआ था, यानी कि रात को 7 बजे से पहले। लेकिन अभी भी 2015 में सुबह के 7 नहीं बजे, यानी कि 2014 में अभी भी उसकी पत्नी जिंदा है और उसकी पत्नी के साथ घर में डिटेक्टिव होता है। डिटेक्टिव उसकी पत्नी से पूछता है क्या तुमने कातिल को देखा। वो कहती नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था। और वो उसे ये भी बताती कि वो अपने पति से 2015 में फोन पर बात कर सकती है। हालांकि वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो उसके पति से फोन पर बात करता है। डिटेक्टिव शॉन जॉन को बताता है कि आपकी पत्नी ने बताया कि एक गाड़ी वाला जिसका नंबर उन्होंने मुझे दिया है वो आपकी पत्नी का कत्ल करना चाहता है। जॉन डिटेक्टिव शॉन से कहता है कि आपको उसको बचाना होगा और तभी उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। वो वहीं पुलिस स्टेशन पर अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा देता है। वहीं सन 2014 में स्टेला जब शॉन के साथ होती है तो वो उसके कान के पीछे एक निशान देखती है और ये वही निशान था जो उस नकाबपोश के कान के पीछे था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और वो समझ जाती है कि डिटेक्टिव शॉन ही वो आदमी है जो उसे मारना चाहता है और वो यहाँ से गाड़ी लेकर भागना चाहती है, पर डिटेक्टिव शॉन उसे पकड़ लेता है
स्टेला अपने बचाव के लिए उस पर हमला करती है। वो उसके चेहरे पर अपने नाखून से खरोंचे भी लगा देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। शॉन भी उसके पैर पर चाकू से हमला करता है जिससे वो भी बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन स्टेला यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और इसीलिए 2015 में सब कुछ चेंज हो गया था, क्योंकि कॉल करने के बाद यहाँ पर 2014 में बहुत सारी चीजें बदल रही है। और क्योंकि पिछली बार 2014 में जब जॉन की पत्नी का कत्ल हुआ था तो ये सब घटनाएं नहीं हुई थी, और अब जब घटना बदल रही है तो सन 2015 में उसकी पत्नी की मौत की टाइमिंग भी बदल गई होती है। और अभी की सिचुएशन के हिसाब से उसकी पत्नी सुबह के 7 बजे मर जाएगी, लेकिन अभी सुबह के 7 नहीं बजे, इसीलिए अभी भी सन 2014 में वो अपनी पत्नी से बात कर सकता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक बार फिर से सब कुछ बदल जाता है। जॉन की दाढ़ी आ जाती है और पुलिस स्टेशन में वो देखता है कि उसके ऊपर उसी की पत्नी के कत्ल का इल्जाम होता है। और जॉन को भी सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी पत्नी की डेड बॉडी के हाथ में उसी की शर्ट का बटन मिला था, और वो अपनी शर्ट का बटन देखता है और अगले ही पल उसकी शर्ट का बटन गायब हो जाता है। जॉन को यहाँ पर देखकर सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस जॉन को गिरफ्तार करती, जॉन अपना मोबाइल लेकर यहाँ से निकल जाता है और वो सीधा उसी गाड़ी वाले के पते पर जाता है जिसका पता उसकी दोस्त ने उसे बताया था, जिस गाड़ी वाले ने उसकी पत्नी का कत्ल किया था। ये डिटेक्टिव शॉन का घर होता है और उसे अपनी गाड़ी का कैमरा भी यहाँ पर मिल जाता है जिसमें उसकी गाड़ी का नंबर रिकॉर्डेड है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है जो शॉन के खिलाफ जा सकता है, इसीलिए वो उस कैमरे को अपने साथ रख लेता है। शॉन जब वापस अपने घर आता है तो उसके घर पर काफी सारी पुलिस होती है, क्योंकि यहाँ पर चोरी हुई है। और डिटेक्टिव शॉन को पता चल जाता है कि वो कैमरा यहाँ से गायब है। शॉन के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम्हें उस कैमरे को वापस हासिल करना होगा, और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि बॉस तुमसे कुछ और भी काम करवाना चाहते हैं। मतलब कि शॉन डिटेक्टिव होने के साथ साथ किसी और के लिए भी काम करता है। वहीं जॉन अब जिसका पुलिस पीछा कर रही है वो अपने साथ काम करने वाली अपनी जूनियर वकील से मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक केस पर काम कर रहे थे और ये केस मिस्टर पार्क के खिलाफ था। मिस्टर पार्क वही हैं जो इस वक्त 2015 में इलेक्शन में खड़े हैं। उसकी जूनियर वकील उसे बताती कि हमारे पास ये फोटो के तौर पर सबूत था, लेकिन तुम्हें एक वीडियो फाइल मिलने वाली थी जिसके बारे में तुमने हमें बताया था, लेकिन वो वीडियो फाइल हमें कभी भी नहीं मिली। दरअसल मिस्टर पार्क ने एक यूनियन लीडर को मारा था क्योंकि वो उनकी कंपनी में स्ट्राइक कर रहा था। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया और जॉन एक लेडी से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसने कहा होता है कि वो मिस्टर पार्क के खिलाफ जो उसके पास रिकॉर्डेड फुटेज है वो उसे कुरियर करेगी। और अब जॉन पूरी कहानी समझ चुका है कि उसकी पत्नी का कत्ल क्यों हुआ। दरअसल उस लेडी ने उसके घर पर वो फाइल कुरियर की थी जिसमें मिस्टर पार्क किसी का कत्ल कर रहे हैं, और डिटेक्टिव शॉन मिस्टर पार्क के लिए काम करता है। वो उसी फाइल को लेने के लिए उनके घर पर आया था और इसीलिए उसने उसकी पत्नी का भी कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर जॉन को पुलिस देख लेती है, वो उनसे बचकर भागता है और तभी एक बार फिर से उसकी पत्नी का कॉल आता है। सन 2014 में उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है, उसका पैर जख्मी है और वो अपने पति को बताती है कि डिटेक्टिव शॉन ही कातिल है। जॉन कहता है कि मुझे पता है, और तभी उसके सामने डिटेक्टिव शॉन आ जाता है। वो उसे एक पंच मारता है, जॉन जमीन पर गिरता है, उसका फोन भी उसके हाथ से गिर जाता है और डिटेक्टिव शॉन उसका फोन उठाता है और उसकी पत्नी से बात करता है। और डिटेक्टिव शॉन कहता है कि तुमने सही कहा था, तुमने अपने पति को सन 2015 में कॉल किया है। दरअसल पिछली बार जब उसने उसे बताया था तो डिटेक्टिव शॉन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब उसे पता है कि वो सच कह रही है, इसीलिए वो जॉन का फोन तोड़ देता है और इसके बाद रस्सी से गला दबाकर वो जॉन को मारने वाला होता है कि तभी उसका सीनियर चीफ आ जाता है और उसे देखकर डिटेक्टिव शॉन यहाँ से भाग जाता है। पुलिस चीफ जॉन को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया बल्कि डिटेक्टिव शॉन ने किया था, और वो उन्हें मिस्टर पार्क का विजिटिंग कार्ड दिखाता है। वो कहता है कि शॉन मिस्टर पार्क के लिए काम करता है। चीफ जॉन को कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा, लेकिन जॉन इस वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकता, वो यहाँ से जाने लगता है और इससे पहले कि चीफ गोली चलाते जॉन की बेटी चीफ के सामने आ जाती है। दरअसल जब जॉन ने अपनी बेटी को कॉल किया था तो उस वक्त पुलिस भी उसके घर पर थी, क्योंकि पिछले 1 साल से पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन जॉन की बेटी को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पिता निर्दोष हैं, इसीलिए वो अपने पिता को बचा लेती है और जॉन यहाँ से भाग जाता है। अब जॉन को स्टेला से बात करनी है, इसीलिए वो अपनी एक जान पहचान वाली लेडी के पास जाकर अपने फोन को ठीक करवा लेता है और स्टेला का कॉल जॉन को आता है
और स्टेला जॉन को बताती है कि वो हॉस्पिटल में छुपी हुई है। और उसे ये भी याद आता है कि आज एक एनवलप आया था और वो एनवलप अभी भी घर पर है। वो जॉन को कहती है कि मैं सीधा यहाँ से घर जाती हूँ। जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसे कहती है मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी बल्कि घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। दरअसल वो सन 2014 वाले जॉन का इंतजार करने के लिए कह रही होती है, क्योंकि सोलर फ्लेयर की वजह से उसका कनेक्शन सिर्फ 2015 वाले जॉन से हो रहा होता है। लेकिन जब 2014 वाला जॉन घर पर आएगा, जो सुबह 3:30 बजे आया था, तो वो उसे सब कुछ बता देगी। और साथ ही साथ स्टेला जॉन को ये भी बताती है कि उसके पास डिटेक्टिव शॉन का वो चाकू भी है जिससे उसने उस पर हमला किया, जिससे उसने उसे जख्मी किया। वो जॉन को कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल में ऐसी जगह छुपा देगी जहां पर अगले 1 साल तक वो चाकू किसी को नहीं मिलेगा। और तुम अब इस चाकू को यहाँ पर आकर पुलिस को दे देना ताकि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। और इसके बाद जॉन हॉस्पिटल के उसी कमरे में आ जाता है जहां पर स्टेला ने चाकू छुपाया है। जहां पर इस वक्त जॉन है वहीं पर स्टेला भी है, लेकिन स्टेला सन 2014 में है और जॉन सन 2015 में, इसीलिए ये एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन ये दोनों फोन पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद इन दोनों का कम्युनिकेशन टूट जाता है, क्योंकि ऊपर जो सोलर फ्लेयर का असर होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसीलिए इन दोनों का फोन अब डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जॉन यहाँ से चाकू लेकर जब पार्किंग में पहुंचता है तो वहां पर डिटेक्टिव शॉन आता है। लेकिन इससे पहले कि शॉन उसे पकड़ता, जॉन वहां से भागकर गेट के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और गेट बंद हो जाता है। शॉन उस गेट को नहीं खोल सकता और जॉन उसे चाकू दिखाता है। वो कहता है इस चाकू को पहचानते हो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि ये चाकू डिटेक्टिव शॉन का है जिस पर उसकी उंगलियों के निशान है और साथ ही साथ इस पर स्टेला का खून भी लगा हुआ है। यानी कि ये सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि डिटेक्टिव शॉन ने जॉन की पत्नी का मर्डर किया था। वहीं सन 2014 में ये दिखाया जाता है कि स्टेला घर के बाहर पहुंच जाती है। वो वहां से जॉन को कॉल करती है और इस बार जिस जॉन को कॉल लगता है ये सन 2015 वाला नहीं बल्कि सन 2014 वाला होता है। उसे कुछ भी पता नहीं होता और स्टेला कहती है तुम कहां पर हो? वो कहता है कि मैं घर के पास ही हूँ, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। दरअसल वहां पे ट्रैफिक होता है इसीलिए उसकी गाड़ी फंस गई होती है। स्टेला कहती है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। स्टेला उसे ढूंढने के लिए वहां पर जाती है, लेकिन तभी उसके सामने डिटेक्टिव शॉन आ जाता है। वो उसका फोन उससे ले लेता है और उसे पकड़कर वापस घर ले आता है। वो उसके हाथ बांध देता है और उससे पूछता है कि बताओ वो वीडियो क्लिप कहां पर है जिसमें मिस्टर पार्क के खिलाफ सबूत है। स्टेला कहती है कि वो 2nd फ्लोर पर है, पर चाहे तुम कुछ भी कर लो मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डिटेक्टिव शॉन उसे उसके पति का बटन दिखाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे कत्ल का इल्जाम तुम्हारे पति के ऊपर ही लगेगा। और इसके बाद वो ऊपर उस वीडियो टेप को लेने के लिए चला जाता है। स्टेला के पास एक चाकू होता है जिससे वो अपने हाथ खोल लेती है। सन 2015 में दिखाया जाता है कि जब जॉन की बेटी घर पहुंचती है तो वहां पर डिटेक्टिव शॉन होता है और वो उसे बंदी बना लेता है। और इसके बाद वो जॉन को कॉल करता है और कहता है कि जो तुम्हारे पास चाकू है, जो मेरे खिलाफ सबूत है, उसे जितनी जल्दी हो सके लेकर घर पहुंच जाओ, नहीं तो जिस तरह से मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था उसी तरह से मैं तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा। जॉन अपने घर पहुंच जाता है, वो अपनी बेटी के हाथ खोलता है और इसके बाद जॉन के बीच में और डिटेक्टिव शॉन के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन डिटेक्टिव शॉन जॉन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो उसके पेट में चाकू भी मार देता है और जॉन अपनी जिंदगी की अब आखिरी सांसें ले रहा है। और इसके बाद शॉन ऊपर जाता है जहां पर जॉन की बेटी है और वो उसका गला दबाना शुरू कर देता है। वहीं सन 2014 में दिखाया जाता है कि स्टेला ने अपने हाथ खोल लिए, वो दीवार के पीछे छुपी हुई होती है और जब शॉन उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उस पर एक सरिये से वार करती है। लेकिन वो उससे जीत नहीं सकती क्योंकि डिटेक्टिव शॉन एक बहुत खतरनाक आदमी है और वो अब स्टेला का गला दबाना शुरू कर देता है। और इस वक्त होता है 3:29। सन 2015 में जॉन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। डिटेक्टिव शॉन जॉन की बेटी को मार रहा है और सन 2014 में डिटेक्टिव शॉन ही जॉन की पत्नी का गला दबा रहा है। लेकिन इससे पहले कि 2014 में वो जॉन की पत्नी को मारता, पीछे से उसके सिर पर कोई हमला करता है और ये और कोई नहीं बल्कि सन 2014 का जॉन होता है, क्योंकि ठीक 3:30 पर जॉन घर पर आया था और इस तरह से वो अपनी पत्नी स्टेला को बचा लेता है। और इसके बाद सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। मिस्टर पार्क को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उनका वो वीडियो जिसमें वो किसी का कत्ल कर रहे थे वो अब पुलिस के पास है। और सन 2015 में जहां पर जॉन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था वहीं पर उसकी आंखें खुलती है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होता है और तभी उसकी बेटी ऊपर से आती है। वो अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी
उसकी बेटी सही सलामत होती है और तभी उसकी पत्नी की आवाज आती है और अगले ही पल उसकी पत्नी उसके सामने आ जाती है। वो अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लेता है। उसकी पत्नी कहती, तुम कितनी दारू पीते हो, जाओ जाकर नहा लो। दरअसल सन 2014 में सब कुछ बदल गया था, इसीलिए 2015 का फ्यूचर भी पूरी तरह से बदल गया। शॉन को जॉन ने वहीं पर मार दिया था और मिस्टर पार्क जिन्होंने खून किया था उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया। इसीलिए यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है और जॉन की इज्जत अब समाज में और भी ज्यादा है क्योंकि उसने एक बहुत बड़े केस का पर्दाफाश किया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक कोरियन मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। हालांकि इसकी रेटिंग और भी ज्यादा होनी चाहिए थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।